वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। जब भी पर्सनल लाइफ में मैंने इनसे कोई भी एडवाइस मांगी है तो मुझे काफ़ी सिंसियर एडवाइस मिली है और हेल्पफुल एडवाइस मिली है। सो वही चीज़ मैं आज रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ कि जो भी कोई बंदा इमिग्रेशन करना चाह रहा है या बाहर एज अ स्टूडेंट वीज़ाज़ पे जाना चाह रहा है, सो हमें कुछ इंसाइट्स मिल सकें कि क्या रियलिटी है उधर, क्या हो सकता है। माशाल्लाह ही इज़ अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नाउ। ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एट सिरिक्सो। ऑयल एंड गैस माइनिंग में है, आयरन माइनिंग में काम कर रहे हैं। He's a well-experienced, well-versed individual. Welcome, Abdullah. Welcome to the podcast. वालेकुम सलाम। So Abdullah, first of all बताएं कि what was the decision? आपने क्यों चूज़ किया पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना, और थोड़ी सी अपनी जर्नी एक्सप्लेन करें प्लीज़। वेल आफ्टर माई बैचलर्स तो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस थी, इधर कि मैं पाकिस्तान में रहूँ या बाहर किसी कंट्री में जाए। इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली एज़ यू नो कि हमारे पास उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। एट टाइम्स जब गवर्नमेंट इकॉनमी ठीक बूम कर रही होती है, जॉब होती है, जिस तरह लाइक लेट्स सपोज जब हमने ग्रेजुएट किया था तब टेलीकॉम बूम पे थी, टेलीकॉम सेक्टर में जॉब्स थी, बट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल में नहीं थी। दैट हेल्प मी टू मेक माई माइंड कि यार बाहर ट्राई करना चाहिए। एट दैट टाइम आई हैड सम ऑप्शंस इन माई माइंड के फर्स्ट ऑफ ऑल वाज लाइक Germany, moved to Germany, and then Australia was no way in my mind at that time, और ना इतनी रिसर्च भी नहीं थी। So I started applying into different universities in Germany। उसके लिए मुझे जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी करना पड़ा। So I realized कि ये पाथवे है तो ठीक, लेकिन इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर एक चीज़ है जो आपको हॉन्ट करेगी इन द लॉन्ग रन, अंटिल या तो आप उसके अंदर बिल्कुल अपने आप को कर लो, कॉम्पिटेंट कर लो उस लैंग्वेज में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं कर सकते तो आप स्ट्रगल करोगे। वन ऑफ माई कजन्स एक्चुअली वेंट टू जर्मनी ऑन अ मास्टर्स प्रोग्राम एंड देन मास्टर्स लीडिंग टू PhD। ही इज़ वेल सेटल्ड देयर नाउ। सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास आई उस टाइम पे वो थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें पता चला कि एक तो एजुकेशन और एडमिशन ईजी है काफ़ी, सेकेंडली पता चला कि इमिग्रेशन भी बाद में काफ़ी इजी हो जाती है वहाँ पे। ठीक। सो दैट्स वाई वी ऑप्टेड आउट फॉर ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली आई वाज अप्लाइंग अलॉन्ग विद माय फ्रेंड, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड वी। सो वी अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया टुगेदर एंड देन इन ईयर 2016 वी मूव टू ऑस्ट्रेलिया एज स्टूडेंट्स। ओके माशाल्लाह। सो इधर हम पॉज करते हैं, पहले मुझे बताएं वाई जर्मनी एंड वाई ऑस्ट्रेलिया। इनिशियली कज़न वहाँ था इसलिए आपने चूज़ किया या किसी कंसल्टेंट ने गाइड किया, क्या वजह थी? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कज़न था, उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है। क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या होती है वो आपको कोई बेहतर बता सकता है जो उसी पाथवे से गया हो वहाँ पे। राइट। तो वहाँ से मुझे पता चला कि इनिशियली ही यूज्ड टू स्ट्रगल विद द लैंग्वेज बैरियर। तो उसने कहा कि लाइक इन यूनिवर्सिटीज़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ऑल एजुकेशन इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ईजी होता है। आपको जॉब मार्केट में जाना पड़ता है, अगर आपको कोई और जॉब करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है इट वॉज डिफ़िकल्ट। सो आपने डिसाइड कर लिया, प्रोसेस क्या था, आपने कहाँ से शुरू किया, किसी कंसल्टेंट थ्रू किया, इंडिविजुअली किया, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने में कोई प्रेफरेंस थी या बस जहन में था कि ऑस्ट्रेलिया जाना है? फॉर ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली आपको मैं बात क्लियर करता चलूँ कि अगर आपका माइंड है कि आपने सिर्फ एजुकेशन लेनी है, आई वुड से गो टू UK। ठीक है। क्योंकि UK के अंदर एजुकेशन कंपैरेटिवली चीपर है। ओके। ठीक है, आप इस तरह की किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे अब लाइक आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ जर्मनी। सो यूनिवर्सिटी फीस मिनिमम थी उधर जर्मनी में। ठीक है। एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया इट वाज लिटरली लाइक पीनट्स। ठीक है। ठीक है, UK की फिर कंपैरेटिवली ज़्यादा थी फीस वगैरह, ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा है फीस एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़। तो अगर आप इमिग्रेशन को माइंड में लेके चलते हैं देन येस गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके माइंड में सिर्फ एजुकेशन है तो गो टू UK, गो टू US, गो टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अनटिल अनलेस आपका किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, देन येस कम टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यार फ्रेंकली कोई भी आपको मतलब पाकिस्तान से जो भी पढ़ने जा रहा होता है, आई थिंक 10% लोग हैं जो सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप एजुकेशन कह रहे हैं। दुरुस्त। वो भी जा रहे हैं तो शायद वो PhD लेवल पे जा रहे हैं। मास्टर्स लेवल पे तो वट एवर सीन के ज़्यादातर लोग कहते हैं बस बाहर निकलते हैं। दैट्स जस्ट अ गेटवे टू द इमिग्रेशन। अच्छा, बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको जिस तरह मैंने अभी क्लियर किया है स्टार्ट में कि अगर आपका माइंड ये है कि आपने
इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप जब देखते हैं तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि यार ये कंट्रीज़ हैं, आप नैरो डाउन कर लो सर्च को, जिनका लीडिंग टू पीआर या परमानेंट रेजिडेंस जिसको कहते हैं वो पाथवे क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर वही आपको मैंने कहा शुरू में कि अगर आप एजुकेशन को माइंड में लेके चल रहे हो तो गो टू एनी अदर कंट्री, डोंट कम टू ऑस्ट्रेलिया until unless you were like you have a lot of money in your बैंक अकाउंट्स। ठीक है, फिर आप जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो फिर अपनी सर्च को उस तरह आप नैरो डाउन करोगे। कनाडा आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया एक ऑप्शन है। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी इमिग्रेशन अभी तक ऐसी है कि इनकी इकॉनमीज कंट्रीज़ की काफ़ी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर। लाइक इफ़ यू सी सम कंट्रीज़ इन द यूरोप, वो अब डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। इनकी जो इकॉनमीज़ है, आई वुड से लाइक ऑस्ट्रेलियन इकॉनमीज़ वो इज़ वन ऑफ द इकॉनमीज़ इन द वर्ल्ड। जब 2007 का रिसेशन आया था, इट्स सस्टेन्ड एट दैट टाइम बिकॉज एक तो उनकी पॉपुलेशन कम है, सेकेंडली लाइक बेसिकली वो अपनी जो इकॉनमी है उसको उस तरह से लेके चलते हैं कि वो कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेते जिससे उनकी इकॉनमी पे कोई बुरा इम्पैक्ट आए। ठीक है, मतलब फाइन। सो मुझे लगता है कि आपने कहा कि टाइम लीडिंग टू पीआर कम हो, ये तो अब आपके ज़हन में है। जब आपने 10 साल पहले आज से ये डिसीजन लिया था, सो तब आपके ज़हन में क्या था यार कि बस बाहर पढ़ के आ जाता हूँ, या यू वर थॉटफुल कि यार आप पता नहीं ये मेरा पाथ है और इवेंचुअली मैंने सिटीजनशिप लेके वहाँ सेटल होना है? एट दैट टाइम आई वॉज प्रिटी क्लियर कि मैंने वहाँ पे सेटल होना है, तो दैट्स वाई आई चोज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्या आप इतने टाइम पे उस पॉइंट पे, क्योंकि वो तो बहुत अर्ली स्टेज थे, आप ग्रेजुएट भी हुए थे, शायद साल भी नहीं हुआ था आपको, क्या एक साल में आपको इतनी हार्श रियलिटीज एक्सपीरियंस हो गए थे कि आपने उस पॉइंट पे डिसाइड कर किया मस्ट आई नीड टू मूव आउट? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्यों इस तरह की कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स थी नहीं, और टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई अप्लाई भी नहीं किया था पाकिस्तान में। इट वाज लाइक जस्ट लाइक क्या आप कह लें कि माइंडसेट होता है कि यार मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद मास्टर्स के लिए बाहर जाना है एंड देन आई विल सेटल आउटसाइड। ठीक है, सो इफ़ आई पुट इट राइट, तो उस पॉइंट पे डिसीजन सिर्फ ये था कि आपने बाहर जाना था, उसके पीछे कोई रीजन उस तरह नहीं थे? कोई इस ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे कि मतलब जिसके जो सर्कमस्टांसेस मुझे ये डिसीजन लेने पे मजबूर करते कि नाउ द पॉइंट हैज़ कम। लाइक इफ़ यू सी द सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री इन लास्ट 2 years, तो अब आपको पता है कि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरीके से बाहर चला जाए। सो द टाइम व्हेन आई वेंट सिचुएशन वाज नॉट दैट डेस्परेट। ठीक है, मतलब फाइन, वी अंडरस्टूड कि आपको उस पॉइंट पर डिसीजन बेस्ड ऑन योर माइंडसेट था और कि उसके पीछे हार्श रियलिटीज नहीं। सो आप अपनी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी बता सकते हैं कि पाकिस्तान में आपने किस तरह अप्लाई किया, कितना टाइम लगा, किस तरह गए, फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ की स्ट्रगल्स कुछ तो होंगी, फिर जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी थी वहीं आपने ऑप्ट किया या चेंज की यूनिवर्सिटी, या जो भी पूरा आपका लाइफ थी ऑस्ट्रेलिया में? बेसिकली सबसे पहले जो पॉइंट था कि मेरी डिग्री थी, बैचलर्स में ऑलरेडी कर चुका था, तो मेरा कोर्स सेट था, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही ऑप्ट करनी थी। तो फर्स्ट पॉइंट वाज कि टू लुक एट द यूनिवर्सिटीज़ जो मुझे मास्टर्स ऑफर कर सकती थी इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके बाद द सेकंड थिंग वाज विच ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज द इकोनॉमिकल वन, बिकॉज दे आर यूनिवर्सिटीज़ विच आर रियली एक्सपेंसिव एंड दे आर यूनिवर्सिटी विच आर बिट इकोनॉमिकल। मैंने ये चीज़ें देखनी थी। थर्ड थिंग था कि कौन सा ऐसा सिटी चूज़ करना है कि जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू दी अदर सिटीज़, बिकॉज लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ रेगुलर कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। तो इसकी डिफरेंट सिटीज़ हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो आपने ये ऑप्ट आउट खुद करना है कि आपको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें इस डिसीजन को लेने में। तो मेरे लिए उस टाइम पे पर्थ सूटेबल था इकोनॉमिकली, और मुझे था कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे उस टाइम पे कम थी, तो आई ऑप्ट आउट फॉर पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया। और बीइंग अ स्टूडेंट उस टाइम पे आपको इतनी माइंडफुलनेस थी कि यार मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखनी है, ये सब कुछ देखना है, या किसी ने गाइड किया क्या ये चीज़ें देखते जाते थे? ओके, दिस इज़ बिट हार्श रियलिटी अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे जब हम होते हैं एज एन स्टूडेंट तो हमारे जहन में होता है सिंपली वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मिनिमम जो वेज है वो $20 to $25 है। I'll go to any place out there और I'll easily get a job। मैं जो लीगली आपको अलाउड वर्किंग आवर्स होते हैं आपके स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वो होते हैं 20 पर वीक और 40 फोर्टनाइटली, आप जिस तरह भी इसको ले लें। तो आप सोचते हो कि I'll work for 40 hours multiplied by 25 और दिस इज़ द अमाउंट I'll earn वीकली, और इस तरह करके मैं अपना कर लूँगा।
थिंग्स आर नॉट लाइक दैट इंटायरली। आपको वहाँ पे जाके जिस टाइम पे हम गए थे वहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिकली सिचुएशन ये थी कंट्री की कि माइनिंग का बूम ख़त्म हो रहा था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑब्वियसली यहाँ पे बैठे तो हमें नहीं पता होता इन चीज़ों का। जब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड किया, आप लोगों से मिलते हैं, कंट्री की सिचुएशन देखते हैं, तो माइनिंग जो थी उसका बूम ख़त्म हो रहा था। जब माइनिंग का बूम ख़त्म हो रहा था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर पर्थ सिटी है, बेसिकली ये सबसे बड़ी स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की। और इसकी जो इकॉनमी है बेसिकली वो डिपेंडेंट है माइनिंग सेक्टर के ऊपर। वहाँ पे काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं पर्थ में इस टाइम पे जो कि माइनिंग का काम करती हैं, और उसी से रिलेटेड फिर काफ़ी ज़्यादा जॉब मार्केट और सारा कुछ है। इफ़ यू गो टू मेलबर्न और सिडनी, सम अदर कंट्रीज़, वहाँ सम अदर सिटीज़, उसके अंदर आपको बेसिकली इकोनॉमिकली ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है। मल्टीनेशनल कंपनीज डिफरेंट वेंचर्स उधर कर रही हैं। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट पर्थ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो माइनिंग के अराउंड है सारा। तो हमारा क्योंकि माइनिंग का बूम उस टाइम पे तकरीबन ख़त्म हो रहा था, वर्ल्ड की जो बेसिकली आयरन की या दूसरी जो उनकी मेटल्स थे उनके पास, वो उसकी डिमांड उस टाइम पे लो पे थी। इस वजह से हम जब वहाँ पे गए तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू नाउ। सो लाइक डिस्क्लेमर फर्स्ट कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और सेकेंडली सिचुएशन डू चेंज ओवरनाइट। सो डू नॉट रिलेट टू एनीथिंग दैट आई से नाउ कि ये सिचुएशन थी और आपको लगे कि आप भी इसी सिचुएशन में ही आगे जाओगे। ठीक है, So- पॉलिसीज डू चेंज ओवरनाइट। जब आप एज एन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप बेसिकली यहाँ की लोकल इकोनॉमी को कन्वर्ट करना है अपने ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के अंदर, और उसके ऊपर फिर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को सारा कुछ मैप करना होता है। बेसिक एक फार्मूला ये है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी ने आपको पहले बताया होता है कि आपने अपना फर्स्ट ईयर ऑफ जो लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया होगी उसके आपने डिपॉजिट शो करने अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। जिससे बैंक डिपॉजिट कहते हैं। अब वो सिचुएशन बिल्कुल सिंपल ये है कि उसके अंदर आपकी 2 सेमेस्टर्स की फ़ी होती है और 1 ईयर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे वो कहते हैं कि आपने शो करने हैं। वो अराउंड जो उस टाइम की कैलकुलेशन थी, बिकॉज सिचुएशन डू चेंज ओवरनाइट, उस टाइम पे था कि आपके पास अराउंड $1000 पर मंथ हो, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट 2 सेमेस्टर्स की आपके पास फ़ी हो। फीस कितनी है पर सेमेस्टर? उस टाइम पे अराउंड थी $12,000, और अब जो है इट्स गॉन अप टू आई गेस 16-17 समथिंग। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता फिगर्स का, लेकिन ये रफली इस टाइम पे चल रही है फ़ी वहाँ पे। राइट नाउ हम चलिए 15,000 फीस है और 6 महीने का सेमेस्टर यू करेक्ट 41,000 which in Pakistani rupees is roughly 4 million, 40 लाख। एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक एट दैट टाइम व्हेन आई लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, हमें बैंक स्टेटमेंट शो करनी थी अराउंड 3 मिलियन की। ठीक है, और $80 का रेट। Obviously it was around 75-78 something like that. So 3 to 3.5 million की हमें उस टाइम पे स्टेटमेंट शो करनी थी। अभी आप देख ले तो ये 110 तक बात चली गई है, समथिंग लाइक दैट। सो ये चीज़ है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे आपको यहाँ से आप समझ लो कि डिफरेंट चीज़ें आपने देखनी है, बिकॉज इनिशियली जब आपने ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है तो उसके लिए भी आपके पास कुछ अमाउंट हो, ठीक है, जिसके अंदर आप कंफर्टेबली अपना पहला, क्योंकि आपको जाती तो जॉब मिलनी नहीं है until unless you have very good links over there or somebody is already waiting there for you. So things could be different for everybody. It's not like I'm telling just about my specific situation. ये generalized नहीं है। अगर आप जाते हो किसी के पास, आपका दोस्त है, कोई भाई है ऑलरेडी वहाँ पे सेटल है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन वुड बी डिफरेंट फॉर यू। और अगर आप बिल्कुल मेरी तरह जाते हो जब आप किसी को नहीं जानते थे, तो ऑब्वियसली यू विल गो थ्रू डिफरेंट हार्डशिप और डिफरेंट एक पाथवे होता है जिसको आपने ऑप्ट करना होता है। सो आपके उस टाइम पे हम चले डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आज के हिसाब से ऑडियंस को पर्सपेक्टिव मिल जाए। टोटल लैंड कॉस्ट कितनी है कि आप पाकिस्तान से गए, सो वहाँ का टैक्स सब कुछ देखें कितने में आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, और आपके सिंह पॉकेट कितने पैसे थे या पैसे कितने लेके गए थे? अच्छा, उस टाइम के ऊपर अराउंड द फर्स्ट फी वाज विच वाज पेड वाज अराउंड $12,000, और जो सेकंड था मेरे पास अराउंड आई गेस $5,000 होंगे मेरे पास इन कैश जो मैं लेके गया था वहाँ पे। ये मेरी इनिशियली थी, और आई न्यू एट दैट टाइम बिकॉज लाइक मैं जिस बंदे को ऑस्ट्रेलिया में जानता था वो मेरे से 1 माह पहले ही ऑस्ट्रेलिया गया था। दैट वॉज द ओनली कॉन्टैक्ट दैट आई हैड इन ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मैं उसके अलावा किसी और को जानता नहीं था उधर, इन पर्सन नहीं जानता था।
बाकी किसी से रेफरेंस से मिल लिया, यार ये फ़लाँ का दोस्त है और इस तरह कर। सो माई फर्स्ट थिंग वॉज कि यार मुझे अगर जॉब यहाँ पे, क्योंकि मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होना था अराउंड सितंबर में, एट दैट टाइम दे वर गुड डेज, वो आपको 6-7 महीने 8 महीने पहले वीज़ा ग्रांट कर देते थे। तो मैंने अप्लाई किया था दिसंबर में समवट, सितंबर से दिसंबर का पीरियड होगा 2015 का, और मार्च 2016 में मेरे पास वीज़ा था। तो फेब में आ गया था एक्चुअली, तो लाइक विद इन 10-15 डेज मैं निकल गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज माई फ्रेंड टोल्ड के यार आ जाओ, सेटल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले पहले, ताकि ईजिली हमें हर चीज़ की नो हो, ताकि हम आराम से उधर फिर काम कर सकें और पढ़ सकें। सो रफली आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 24-25 $24,000-25,000 के डिपॉजिट दिखाया। अच्छा, उसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि अगर आपकी फ़र्स्ट फ़ी पेड हो, तो फिर आपने फिर रिमेनिंग जो फ़ी होती है सेकंड सेमेस्टर की, खाली वो प्लस अपना वो शो करना होता है लिविंग एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर, और उसके अंदर आपके पास आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पेड हो। ओके, और वो कितनी होती? अराउंड $1,000 होगी ठीक है, तो इसको समराइज एनुअली, मतलब। ठीक है, फाइन। सो समराइज करें तो 15 + 15 दो सेमेस्टर्स की फीस प्लस 1 साल के लिविंग एक्सपेंस विच इज 12,000। Around 12 to now it would have gone up to like maybe 12 to 15 maybe. So yeah, but you need to double check it. ठीक है, फाइन। सो 45,000 आपको इन टर्म्स ऑफ आपकी स्टेटमेंट दिखानी, True. एक सेमेस्टर की फीस देंगे विच इज एज ऑफ टुडे रफली 15,000। Very true. आप 5,000 लेकिन गए थे, लेकिन 5,000 रुपये लेके जाए। अराउंड इतना आपके पास होना, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो अकोमोडेशन है इनिशली उसके ऊपर भी आपका 500,000 निकल जाएगा। फिर जाहिर सी बात आपको अपनी बैंक अकाउंट आपको चाहिए, वहाँ पे लैंड करती है, आपको अपना सिम कार्ड चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको सेटल होने के लिए चाहिए होती हैं। और फिर ऑन द टॉप ऑफ इट, क्योंकि अगर आपके माइंड में है कि यार मैंने वहाँ पे जॉब करनी है, तो एक नॉर्मल व्हीकल आपको वहाँ पे चाहिए होती है करने की। नहीं, ऊबर वगैरह, लाइक फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट्स अ थिंग लाइक इन पर्थ स्पेसिफिकली, जो उनकी आप कह लें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका नेटवर्क अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में आपको टाइम देखना पड़ता है। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ क्लास इन द यूनिवर्सिटी और आपने जॉब भी करनी है साथ, तो आपके पास इतना मार्जिन नहीं होगा कि आप आराम से बस का वेट करें, फिर आप ट्रेन पे जाएं और सारा कुछ करें। तो उधर मतलब 80% to 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब भी करना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, दे गो फॉर द व्हीकल लाइक स्ट्रेट अवे इन फर्स्ट 6 months। और व्हीकल कॉस्ट कितनी थी आपकी? ऑब्वियसली वहाँ पे इस टाइम जब मैं गया था तो हमें 1,000, 1,200, 1,500 में आराम से व्हीकल मिल जाती थी। नॉट अ लेविश, मतलब कोई इस तरह लग जाए, लेकिन आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी आराम से लेके जा सकती है। अब वो मेरा ख्याल है आपको अराउंड 3,000 to 4,000 के दरमियान मिलेगी मिनिमम, इस तरह की व्हीकल जो आप फर्स्ट 6 month to 1 year यूज़ कर सको, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो इस पॉइंट पे $50,000 to $60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अवेलेबल हैं। सो ओनली ही और शी शुड कंसिडर कि वो ये स्टॉप करे स्टूडेंट वाला। स्टूडेंट वाला, वेरी ट्रू। ठीक है, और आई थिंक दैट स्टेटमेंट का तो कोई हैक्स भी हैं कि आप किसी के साथ ले दे के भी बना सकते। आई वोंट रिकमेंड दैट। ठीक है, बात उसकी वजह ये है कि आपका जो बेसिकली चक्कर ये है कि नंबर 1 द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू, आई हैव मेट मैनी पीपल जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। रीज़न बीइंग कि आप सबसे पहले किसी ट्रस्टेड कंसल्टेंट के पास जाएं। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। हर बंदा कहेगा यार मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ। टेलिंग यू अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जब पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गया था उसके लिए मैं कंसल्टेंट के पास गया था। आफ्टर दैट मैंने जितने भी ऑस्ट्रेलिया में वीज़ाज़ फाइल किए, मैं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया, मैंने सारे के सारे वीज़ाज़ खुद अप्लाई किए। तो इमिग्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी ईजी उधर, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हिडन नहीं है। हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिलेगी और वो बिल्कुल स्पेसिफिक होगी। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी उनके होते हैं कि मतलब ये आपका क्वेश्चन है, ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको कोई और क्वेश्चन है, उनका ईमेल एड्रेस है, जस्ट सेंड देम एन ईमेल और वो आपको रिप्लाई करेंगे, दे रिस्पॉन्ड। सो कीप इन माइंड कि आप मतलब ऐसे ही हवा में उठ के किसी के पास जाएंगे। बेसिकली कंसल्टेंट यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी डिग्रीज चाहिए होंगी, आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पर्सनल लाइक आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं, फारसीज और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने वो सिंपली उनको अपलोड करने। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट कि उन्होंने कोई एक सिंपल वो GTE होती है जनरल, वो उनकी जो स्टेटमेंट आपने देनी होती है वो लिखनी होती है सिंपली कि आप लाइक व्हाट्स द पर्पस ऑफ सॉरी व्हाई यू आर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया।
आपने उनको उसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन करना होता है कि मैं क्यों ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, अच्छे एजुकेशन के लिए, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो आपने उसमें बतानी होती हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों ऑप्ट आउट किया। दैट्स इट। इसके अलावा स्टूडेंट एप्लीकेशन में कोई और चीज़ नहीं है कि जो कोई मसला आपके लिए क्रिएट कर सके। एनीवेज, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपने सबसे पहले कंसल्टेंट जो है वो खुद सेलेक्ट करना है और अच्छा सेलेक्ट करना है। कोई कंसल्टेंट आपसे 3 लाख ले रहा है, 4 लाख ले रहा है, 5 लाख, या कोई भी आपसे लाख भी ले रहा है इवन के, डोंट गो टू विद दैट गाय। उसका ये मतलब ये है कि वो जो कंसल्टेंट है बेसिकली वो किसी यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं है। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे एक अमाउंट से ज़्यादा पैसे ले रहा है, 3 लाख या 4 लाख ले रहा है, सिंपली मीन उसका मतलब ये है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इस टाइम पे अटैच नहीं है। वो एक मेरी तरह, मैं भी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी का भी वीज़ा फाइल कर सकता हूँ, तो मैं उसका कर दूंगा और मैं उसके पैसे ले रहा हूँ। बेसिकली जो कंसल्टेंट्स, जो जितनी भी फर्म्स हैं, उनका एक ख़ास कोटा होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में, लेट्स सपोज आपने हमें पर सेमेस्टर 30 या 60 स्टूडेंट्स देने हैं, तो यूनिवर्सिटी बेसिकली उनको पे करती है। मैं HR के थ्रू गया था, दे चार्ज मी अराउंड लाइक $15,000 एट दैट टाइम। आई डोंट नो कि अभी वो कितना, सॉरी 15,000 रुपीज़, हाँ पाकिस्तानी रुपीज़, जो उसने मुझसे कंसल्टेंसी चार्जेस लिए थे वीज़ा फॉर हिसाब से भी कोई होंगे $200 ऑस्ट्रेलियन। समवट इतने। सो बेसिकली जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चक्कर ये होता है कि जो कंसल्टेंट है बेसिकली उसको यूनिवर्सिटी ने पे करना है। आपकी जो फर्स्ट फी जाएगी उसके अंदर से मे भी उसका जितना भी कट है, जो भी सिचुएशन है, वो यूनिवर्सिटी ने उसको पे करना है। तो कंसल्टेंट कभी भी आपको ओवर चार्ज नहीं करेगा। अगर कोई आपको ओवर चार्ज कर रहा है तो उसका मतलब है उसका डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किसी लिंक नहीं है। ठीक है, सो सेलेक्ट द कंसल्टेंट वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाकर उससे पूछो कि हाँ आपका किन किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, और आप जब फ़ी उनसे पूछोगे आप प्रोसेसिंग फ़ी कितने लेते हो, उधर आपको चुप करके समझ आ जानी चाहिए कि इस बंदे के पास लिंक उधर है, उनकी यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज्ड है या नहीं है। तो अच्छा, जो आप जब अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओगे वो तो पहले इसी बात है कि आपको इस तरह का मशवरा देगा ही नहीं कि आप किसी ऐसी बैंक स्टेटमेंट से बनवा लें। सुना है इस तरह कुछ लोग पहुँचे भी हैं वहाँ पे, हो जाता है कहाँ, लेकिन चक्कर क्या है, एक दफ़ा वो अगर आपका वीज़े की अगर वो स्क्रूटनी करते हैं और उनको आइडेंटिफाई हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका वो समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया का पाथवे आपका ख़त्म हो गया उसी जगह पे। ठीक है, तो डोंट गो टू दैट पाथवे। आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड दैट थिंग कि आप स्टेटमेंट के ऊपर हैक करो। अगर मतलब तो कोई आपको इमीडिएट आपके फैमिली मेम्बर आपको लोन दे सकते हैं फॉर द टाइमिंग 6 मंथ्स। हमारी टाइम पे तो 3 to 4 मंथ्स होता था प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। और तो उसके लिए आप मतलब अगर कोई आपको कर सकता है इतनी देर के लिए होल्ड करा सकता है आपके अकाउंट में, गो विद दैट ऑप्शन। अदरवाइज डोंट गो टू दैट पाथवे के जिधर आप, क्योंकि उसकी आपको मैं वजह बताता हूँ। आप किसी से लेट्स सपोज अब तो जो अमाउंट है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 करोड़ प्लस हो गई है। ठीक है, अब जब इतनी अमाउंट आपने किसी से लेनी है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप 3 लाख या 2 लाख पर मंथ उसको दे रहे होगे मिनिमम। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन जो सुनने में आता है कि इतना मतलब होता है 3 से 4 लाख वो ले लेते हैं। आजकल अगर वीज़ा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 से 8 महीने तक चला गया है, तो आप खुद देख लो कि 8 महीने तक 8 × 5 40 मतलब 4 मिलियन आपने खाली उस चक्कर में दे देना है। सो देर इज़ नो पॉइंट कि आप इस पॉइंट पे जाओ। हाँ, अगर आपको बिल्कुल श्योर हो कि महीने डेट के अंदर आ जाना है तो ऑब्वियसली ठीक है, आप अगर जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। आई डोंट रिकमेंड दैट। अगर अभी तक की डिस्कशन को हम समराइज करें तो फर्स्टली इसके तमाम प्रोसेस ऑनलाइन है, इमिग्रेशन का भी और स्टूडेंट का भी, क्योंकि अभी हम डिस्कशन स्टूडेंट पे चल रही है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाने की ज़रूरत पड़ती भी है तो उस कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आपको ओवर चार्ज ना। रीज़न नहीं कि कंसल्टेंट्स बेसिकली उनके सोर्सिंग एजेंसी यूनिवर्सिटीज़ के जिनको पैसे मिलते ही बच्चों को लेके आ। थर्डली, आप तब कंसिडर करें जाना अगर आपके पास एटलीस्ट 50 to 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो कि आजकल के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख लगते हैं। रीज़न भी जिससे हम दोनों ने बताया कि आप किससे ले तो लेंगे लोन, वो लोन लेने की भी आपको कॉस्ट 3 से 4 मिलियन में, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। प्लस मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप रात रिजल्ट, क्योंकि यू नेवर नो आप बाहर जा रहे हैं क्या सिचुएशन है, किसी वजह से घर से पैसे मंगवाने पड़ सकते। अगर घर वालों के पास वो पैसे ही नहीं है तो आपको कैसे बेचेंगे, वो आप वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप चले जाएंगे। राइट अब्दुल्ला? वेरी ट्रू। ठीक है, सो अब्दुल्ला हमने अभी इस्टेब्लिश कर लिया कि आइडली तो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि वट एवर द सिचुएशन ऑफ फैमिली इज़, बच्चा किस तरह लैंड कर गया ऑस्ट्रेलिया।
अब उसके आगे की लाइफ अपनी बताएं, क्या स्ट्रगल्स होती हैं, क्या आपने ऐसा किया जो शायद आप डिफरेंट करते या जो नए स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो डिफरेंट करें, सो उन्हें कुछ आसानी हो सके। अच्छा, सबसे पहले बेसिकली बात ये है कि आप जब लैंड करते हो ऑस्ट्रेलिया में, आपका एक माइंडसेट होता है पाकिस्तान से। सबसे पहले तो आपने उसको ख़त्म करना है। ठीक है, वो क्या माइंडसेट होता है? माइंडसेट ये होता है कि जिस तरह आई वाज काइंड ऑफ अ चाइल्ड कि मुझे हर चीज़ रेडीमेड मिल रेडीमेड मिलती है। ठीक है। आप उठते हो, आपको प्रेस्ड कपड़े मिल रहे हैं, राइट। खाना मिल रहा है पका हुआ, आपको कोई ये तो आपके मसलों में से मसला ही नहीं होता हाँ कि खाना करना है या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई भी मतलब ये आपके ज़हन में होता भी नहीं ठीक है। है। और सेकेंडली दूसरा ये होता है कि आपने यहाँ पे कभी किसी से इस तरह कभी किसी के अंदर काम भी नहीं किया होता। राइट। अगर किसी ने एम्प्लॉयमेंट भी की होगी तो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में की होगी, और जॉब्स तो की नहीं होंगी। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो माइंड सेट का होता है। जैसे ही आप उधर लैंड करते हो, आपको वो अंदाज़ा होता है कि यार आपको अब स्टार्ट करने, ऑब्वियसली व्हेन यू आर लैंडिंग ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा और आपके पास वर्क इन आवर्स लिमिटेशंस है 20 आवर्स अ वीक की, तो आपको कोई प्रोफेशनल बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाए अपॉर्चुनिटी इस किस्म की, मतलब लेकिन वो अबंडेंस में नहीं होती। अगर 100 स्टूडेंट जा रहा है तो हो सकता है 2 या 4 को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले। समटाइम्स होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मिल जाती है जॉब्स कि आप उनको लैब्स में असिस्ट कर दो या किसी जगह पे, वो एक कैजुअल होता है, लेकिन वो अरेंजमेंट सबके लिए अवेलेबल भी नहीं होता। ठीक है। तो मोस्टली जो 90% होते हैं स्टूडेंट्स या 95% आई वुड से कि उनको ऑड जॉब्स की तरफ ही ऑप्ट आउट करना पड़ता है। तो उसके अंदर इनिशियली बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ऑब्वियसली कि अगर आप आजकल के मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो जाके ऊबर वगैरह कर लेते हैं, दैट्स अनदर थिंग कि वो इजी है कंपैरेटिवली। ठीक है। बैक देन जब हम गए थे तब ऊबर तो वहाँ पे ऐसे थी नहीं। ओके। ठीक है, तो आप बेसिकली स्टार्ट कहाँ से, पिज़्ज़ा शॉप्स पे डिलीवरी से स्टार्ट करते हो, किचन हैंड से स्टार्ट करते हो, या फिर इवेंचुअली आप कोर्स करते हो सिक्योरिटी का और आप आ जाते हो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर, जो कि वहाँ पे कंपैरेटिवली की ईजी और जॉब कंसिडर होती है एज कम्पेयर टू लाइक किचन हैंड और दूसरी जॉब्स के, तो आप उसमें चले जाते हो। तो व्हेन आई लैंडेड देयर इनिशियली फॉर फर्स्ट ईयर, लाइक आई वाज जस्ट लाइक डूइंग नॉर्मल रेगुलर ऑड जॉब्स, जिसके अंदर मैंने काफ़ी इस तरह लाइक किचन हैंड और इस तरह करके पिज़्ज़ा डिलीवरी और इस तरह से स्टार्ट लिया। देन इवेंचुअली इन 2017 लाइक आई कंप्लीटेड माई सिक्योरिटी कोर्स लाइक अलॉन्ग साइड विद माई एजुकेशन, और उसकी एट दैट टाइम 400 या 500 कॉस्ट थी मेरा ख्याल है, कॉस्ट ऑफ गेटिंग दैट लाइसेंस इंटायरली। कोर्स भी करना होता है और फिर उसके बाद अब मेरा हाल है वो 1000+ हो गई होगी। ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है आपने जो वहाँ पे माइंड में रखनी है कि यार मैंने ऑप्ट क्या करनी है और जॉब कौन सी जो मैं इजीली कर सकूँ। ठीक है। क्योंकि किचन हैंड और इस तरह की जॉब होती है, इट्स नॉट एवरीबॉडीज पीस ऑफ केक कि वो मतलब कि वो आराम से जाके इजीली कर सके। तो देन इवेंचुअली आफ्टर 2017 जब तक मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, मैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ही था, उसी में मैं काम करता था और मैं पेट्रोलिंग सुपरवाइज़र था जब मैंने उसको छोड़ा। तो ये पाथवे है, अगर आप जा रहे हो एज एन स्टूडेंट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कर सकते हो। ये मैंने किया, लेकिन आज तक ज़्यादा जो जा रहे हैं दे हैव एन अदर ऑप्शन लाइक ऊबर ईट्स वगैरह कर लेते हैं, या दूसरी जो ऊबर एक्स वगैरह जो होती है वो कर लेते हैं। और इस तरह की ऑप्शंस आ गई जो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी उनको दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आपने एजुकेशन करनी है तो ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी आवर्स होंगे, आपकी जॉब आवर्स होंगे, तो वो फिर आपका मैच करना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली आप किसी शिफ्ट पे होते हो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बीइंग अ स्टूडेंट होता भी है कि यू वांट टू सिक्योर द जॉब, उनके पास अगर ऑप्शन एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा है तो वाई वुड ही अकोमोडेट यू। राइट। सो ऊबर पे आवर्स ट्रैक होते हैं किसी तरह, कोई सिस्टम है? अच्छा, इस टाइम के ऊपर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नहीं। ठीक है। सुना है कि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ आवर्स है वो ट्रैक हो। ठीक है। सो अभी तक के लिए अदरवाइज आई जस्ट गिव यू एन इनसाइट कि होता वहाँ पे सिस्टम में ये है कि वो रेगुलरली इस तरह हर एक अकाउंट चेक नहीं करते ओके कि कौन कितना काम कर रहे हैं, अनलेस के उनको कोई कंप्लेन जाए। ठीक कि है। कोई कंप्लेन करे कि यार ये एक स्टूडेंट है और ये अपनी उसको ब्रीच कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली जब आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं उसके अंदर वो समटाइम्स चेक करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। उसके अंदर वो अगर चेक करके कोई इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आइडेंटिफाई कर ले कि यार इस बंदे का यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ है, तो मे बी दे कैन आस्क यू अबाउट दैट। फिर वो बेसिकली नो हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपने ब्रीच किया अपनी वीज़ा उसको कंडीशन को, आपने मोर देन दैट लिमिट आपने काम किया। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे वो आइडेंटिफाई, यूजुअली नहीं वो इसको इतना बॉदर करते।
until unless कोई special circumstances ना हो। ठीक है। सो उस पॉइंट पे जब आप गए थे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी और वो आप कैसे मीट करते थे, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या आप घर से मंगवा रहे थे या आप उधर कर रहे थे तो कैसे वो पूरा टोटल कॉस्ट क्या थी और कैसे उसको मैनेज कर रहे उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर सीन ये होता है कि पहली बात तो ये है कि आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर्स आएंगे। उसके अंदर आपकी एक सेमेस्टर ब्रेक आती है ऐसी, जो कि हमारी उधर दिसंबर वाली बनती है, जिसके अंदर आपके पास 2 to 3 मंथ्स होते हैं। दिसंबर में आपका ख़त्म होता है सेमेस्टर, नेक्स्ट आपका फेब में स्टार्ट होना है। तो जो 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम होता है ना, उसके दरमियान में जब आपके पास यूनिवर्सिटी से कोई एजुकेशनल लोड नहीं होता, तो तब उस टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड होते हैं। ये लीगली लीगली ओके फाइन। ठीक है। आपका एम्प्लॉयर अगर मांगेगा तो आप एम्प्लॉयर यूनिवर्सिटी से आप लेटर उनको दे सकते हो कि यार मेरे ऊपर अभी स्टडी बर्डन कोई नहीं है, तो लीगली आई कैन वर्क। तो ये होता है। तो मैं जब गया था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वो सितंबर वाली टर्म में था, स्टार्ट हुआ, मतलब जो अगस्त सितंबर वाली होती है वो जाकर दिसंबर में जब एंड हुआ, उसके बाद आपके पास 3 to 4 मंथ्स का एक ब्रैकेट आ जाती है कि जिसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो, और आपका जो लिविंग एक्सपेंस होता है, अगर आप यूजुअली जाते हो तो शेयरिंग में ही रहते हो, तो रूम्स का उस ज़माने में 100, 110, 120 के अंदर आपको पर मंथ और पर वीक पर वीक ओके पर वीक में आपको मिल जाता था। नो, इट हैज़ गॉन अप टू अराउंड $200 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो ये आप माइंड में रखें, और आप होता ही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो 2-3 दोस्त या 4 दोस्त मिल के घर ले लेते हैं, और फिर उसके अंदर आप रहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी और कम हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी जो अगर आपका 500 to 600 रेंट है वीकली, तो ऑब्वियसली अगर आप 3 से 4 दोस्त रह रहे हो तो ऑब्वियसली वो डिवाइड होकर कम हो जाएगा। ये और ये इंडिपेंडेंट रूम आपको इतने में मिल जाता है अराउंड 200 में? यूजुअली हाँ। अच्छा ठीक है। तो सम केसेस में आप अगर थोड़ा कम होते हो तो आपको शेयरिंग में मिल जाता है। ठीक है। सो यू कैन लिव कंफर्टेबली अराउंड 100 to 200 रेंटल। 200 आई वुड से कि आप इजीली पर वीक में वहाँ पे रह सकते हैं। और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ मील्स एंड एवरीथिंग? इट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ मील्स यू वुड लाइक टू हैव। अगर आप हर रोज़ बाहर से खाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इट विल गो अप, और अगर आप खुद कुकिंग कर सकते हो तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो कि मतलब आपको अपना बैलेंस डाइट। आई डोंट से कि गो फॉर स्टारवेशन और बिल्कुल ही ब्रेड के ऊपर आप रो, और ब्रेड और जैम पे अगर आप नॉर्मली भी करते हो ग्रॉसरी, तो मे बी $100 वुड बी इनफ फॉर यू ठीक है। फॉर अ वीक ईजिली मतलब मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और इसमें सॉरी जो आपने रेंट बताया था उसमें यूटिलिटीज़ कवर होती हैं? इंटरनेट यूजुअली कवर होती हैं, मतलब आपको इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोवाइडेड बाय द होती है, ओनर होती है, तो वो उसके अंदर कवर्ड होती है। ठीक है। सो दिस मीन्स कि अराउंड 800 आपका रेंटल है पर मंथ, अराउंड 400 आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो 1500 आई वुड से कि आप वहाँ पे इसके अंदर आप अगर मतलब बिल्कुल आप बेसिक चल रहे हो, अगर आपने जाते वहाँ पे वो प्लान पे आईफोन ले लिया और इस तरह के काम किए, तो ऑब्वियसली इट विल गो अप। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द वेरी बेसिक वन। सो कीप इन माइंड कि आपका 1500 से 2000 के दरमियान खर्चा। ऑब्वियसली आप जब गाड़ी ले लोगे तो गाड़ी का फ्यूल ऑन द टॉप होगा, लेकिन ऑब्वियसली जो फ्यूल है वो आपको कमा के नहीं दे रहा है। ठीक है फाइन। सो लेट्स अज्यूम कि 2000 आपकी लिविंग कॉस्ट है, आपने बताया कि 15000 सेमेस्टर फ़ी है, और सेमेस्टर जिस 15 से 16 आई वुड से, मतलब ऊपर ही जा रही है, मतलब मुझे बिल्कुल रिसेंट टाइम्स का ठीक है फाइन। वो वी आर डिस्कसिंग अ ब्रैकेट के आइडिया मिल सके ऑडियंस को। ठीक है। सो लेट्स से 16000 आपकी सेमेस्टर फ़ी है आपका, और दिस इज़ 4 मंथ सेमेस्टर जो पाकिस्तान में होता है, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है। सो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मंथली पे। 4000 पर मंथ आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, 2000 आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, 6000 आपकी लिविंग है, लिविंग नेट कॉस्ट आपकी जो ऑस्ट्रेलिया में जाइए। सो आपने कैसे मैनेज की ये कॉस्ट और आजकल क्या हो रहा है? सो एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि जो आपको ब्रैकेट मिलता है साल के अंदर 3 मंथ्स का, उसके अंदर आप ये कोशिश करते हो कि मैं मैक्सिमम अपनी सेविंग कर लूँ। ठीक है। ठीक है। फॉर मी इट वाज कि मैं इनिशियल फीस पेड थी, सेकंड सेमेस्टर के दरमियान में मुझे गैप मिला, तो ऑब्वियसली आई वाज एबल टू अर्न मनी, और अलॉन्ग विद दैट जो मैं अपनी रेगुलर जॉब जिस तरह विद मैं एजुकेशन भी कर रहा था उससे मेरी लिविंग कवर्ड थी, तो ऑब्वियसली जो सेविंग वाला पोर्शन था वो मैंने उस पॉइंट में किया। अगेन इट्स नॉट दैट सिंपल टू अर्न दैट अमाउंट ऑफ मनी, फॉर दैट यू हैव टू वर्क लाइक लिटरली 16 to 18 आवर्स अ डे एट टाइम्स। ओके। और बहुत से बच्चे हैं जो 2 to 3 जॉब्स भी करते हैं, ऑब्वियसली अगर टाइम फ्रेम कम है, और दूसरी तरह भी अगर आप मतलब कि ज़्यादा भी ओवर टाइम भी अगर कर लेते हो एजुकेशन के दरमियान भी, इतनी सेविंग्स करना मुश्किल होता है। ठीक है। आई एम टेलिंग यू लाइक वेरी क्लियर कट, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप आराम से इतने पैसे वहाँ पे बना लोगे। बनाए जा सकते हैं, ये सवाल है तो हाँ बनाए जा सकते हैं,
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपना फूड सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना आराम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फिर जाके ये अचीवेबल है। फॉर मी इट वॉज के मोस्ट ऑफ द पोर्शन आई वॉज एबल टू मेक इन दैट पीरियड। मेरा ये होता था प्लान कि अभी यार नहीं है ब्रेक, इसमें कर लेने। अगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत हो लाइक $2,000-3,000 $4,000, मैं घर से कह देता था कि मुझे इस टाइम पे ठीक है। हेल्प आउट चाहिए, तो दे यूज्ड टू हेल्प मी आउट। ठीक है, तो ये अगेन वो पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस लाइफ है, वी नेवर नो, ऐसी पड़ सकती हैं कि आपको अपनी फैमिली से इनपुट लेनी पड़े। और अगर आपने पूरी स्टेटमेंट ही ऐसे बनाई है कि जो सिर्फ फैब्रिकेटेड है, किसी से ले दे के बनाई है, सो एट दैट पॉइंट आपके लिए परेशानी होगी, आपकी फैमिली के लिए परेशानी होगी। सो अब्दुल्ला, रफ आइडिया दें कि ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ एजुकेशन कितने सेमेस्टर्स की फीस रफली आपने घर से मंगवाई होगी, एक्यूमुलेटिव कर लें कि फर्स्ट तो पूरी उनकी थी, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जो उनसे चाहिए थी। उसके बाद चक्कर ये होता है कि अगर आप एक कोई यूनिट आपका ड्रॉप हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि आपका डिग्री जो प्लान है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर यू वोंट बी स्टडिंग द फुल लोड, ओके, आपका कम है, लेकिन दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी। दे शुड नो कि दीज आर द सर्कमस्टांसेस व्हाई द स्टूडेंट हैज़ ड्रॉप द कोर्स। क्योंकि लीगली आप जब अपनी वीज़ा पे होते हो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो लायबल है कि उसने आपने कंफर्म करना है कि आप फुल स्टूडेंट लोड पे हो। ठीक है, आप पार्शल उस पे नहीं जा सकते, आपने फुल पे रहना है। वो आपका अप्रूव्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। ऑब्वियसली अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अपना पूरा सेमेस्टर उसके फुल स्टडी लोड को, आप उसमें से कह सकते हैं कि मुझे ये कोर्स ड्रॉप कर दें, मैं नेक्स्ट उसमें पढ़ लूँगा। ऑब्वियसली उससे आपकी डिग्री डिले हो जाएगी, एक्सटेंशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो आप एक्सटेंशन किस तरह, वो एक लीगल वे है। जिस तरह आपने स्टूडेंट वीज़ा फाइल किया, जिस तरह आप उसका स्टूडेंट एक्सटेंशन फाइल करते हो, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। ऑब्वियसली अगर आपने अगर आपका $4,000 का एक कोर्स है, 4 से 5 का एक कोर्स है, तो ऑब्वियसली आपको वो कम हो जाएगा। तो अगर आप नहीं मीट कर पा रहे या कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई, फाइनेंशियल क्रंच आके, आप इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे भी जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि मैं आपको ये जो फ़ी है ये आपको मैं मंथली इतने इतने पैसे आपको प्रोवाइड कर सकता। ऑब्वियसली इन सम केसेस यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करती है कि आपने तो स्टेटमेंट में अपने लिखा था कि यू हैव इनफ फाइनेंसेस, व्हाट हैज़ चेंज्ड। सो यू कैन ऑब्वियसली टेल देम कि यार मेरी पाकिस्तान में सिचुएशन कुछ अब चेंज हो गई है, ये हमारा बिजनेस में लॉस है, व्हाट्स एवर द केसेस, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दे गिव यू अ चांस, अ फेयर चांस। ठीक है। यहाँ मैं करके क्वेश्चन करता हूँ कि जो स्टेटमेंट आपकी होती है या पेरेंट्स की होती है? गार्डियन हु है, पेरेंट्स और गार्डियन आपकी पर्सनल भी हो सकती है, आप अपने अकाउंट में करवा लो और उनको शो करो कि माई whosoever has paid me, this is the amount I have in my account, और ये डेडिकेटेड है मेरे सिर्फ एजुकेशन के लिए। और क्योंकि बेसिकली अदर कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशनल लोन देती हैं, ठीक है, तो वो फिर उनके अपने पर्सनल अकाउंट्स में होते हैं। सेकंड केस में जिसमें मैं जिस तरह मैंने यूज़ की थी, मैंने गार्डियंस यूज़ की थी, तो गार्डियन स्टेटमेंट साथ लगती है कि जिसके अंदर वो फादर या जो भी आपका गार्डियन है वो आपको बता रहे होते हैं कि येस मैं इनकी फ़ीस और ये सारा कुछ जो है वो अफोर्ड करूँगा। ठीक है, फाइन। सो अगर ये मैं समराइज़ करूँ तो 2 साल का होता है, 2 साल का मास्टर्स होता है, तो यू कैन टेक अप टू लाइक 2.5 to 3 years डिपेंडिंग अपॉन अगर आपसे कोई कोर्स की पाकिस्तान वाला सिस्टम में 1.5 टाइम्स ऑफ योर डिग्री ड्यूरेशन आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो इफ़ आई मे से कि आपने 4 में से 2 सेमेस्टर्स की रफली फी घर से मंगवाई होगी, एक तो उन्होंने पहले से दे दी, बाकी आपने somewhat, yes. समवट, ठीक है। सो दिस मीन्स के और यू आर अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, राइट? True. जब वहाँ सो अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल ऑल्सो हैव डिफिकल्टीज मीटिंग द एक्चुअल टाइम्स लाइक नसीब की बात है। ठीक है, लेकिन वो आपकी सिचुएशन देखें और जनरली पीपल माइट नॉट बी वर्किंग एज हार्ड एज यू डिड, कुछ लोग आप ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन रफली वी कैन से कि 50-60% लोग अपनी फ़ीस पूरी बेयर नहीं कर सकते। It's not an option, it's a compulsion over there. इट इज़ अ कंपल्शन। अच्छा, Yeah, so you have to work like नहीं, you can't afford to be a lazy guy there. इवन इफ यू आर हार्ड वर्किंग और फिर भी आप पूरी नहीं कर सकते, कितना कॉमन आपके साथ जितने दोस्त थे कितनों Because ने I'm explaining you कि सिचुएशन डिफरेंट होती है। समटाइम्स आपका होता है कि आपको आराम से इजीली जॉब्स अवेलेबल होती हैं, रेडली मार्केट के अंदर आपको अच्छे रेट पे जॉब मिल जाती है बिकॉज यू आर वर्किंग एज ए कैजुअल एम्प्लॉय, राइट? यू आर नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय ओवर देयर कि यू नो कि दिस इज माई फिक्स पैकेज एंड लाइक you sometimes you used to wait for your shifts. If you're not getting them on time, so obviously you're losing money there. So now like students have multiple options. They can do Uber, they can do other stuff, they can make up with that money which they have lost in their shift or something like that. But at time when we were there, like we didn't have that much
ऑप्शंस। ठीक है, तो एज ऑफ टुडे इफ समवन ट्राइज तो वो पैसे पूरे कर सकते हैं। बेशक। ठीक है, फाइन। सो अच्छा मुझे थैंक यू। ड्यूरिंग कोविड आप ऑस्ट्रेलिया में थे बिल्कुल। और क्या आप स्टूडेंट थे या प्रोफेशनल थे तब? तब मैं टेम्परेरी रेजिडेंट था। सो वर यू ऑन अ जॉब या स्टूडेंट थे, ताकि मैं उस हिसाब से क्वेश्चन को फेस करूँ? So basically, the situation was my degree was completed, just completed before the COVID breakout. हाँ। और उसके बाद मैं था टेम्परेरी रेजिडेंट था वहाँ पे। ठीक है। Temporary residency is a visa that you get after your 2 years of education in Australia. They give you, I guess the visa clause 485 it is, जिसके अंदर आप temporary residence आपको मिलती है 2 years के लिए। ठीक है। अब वो कोविड के दौरान तो उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया था 3 to 4 years के लिए भी। आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन राइट नाउ कि अब वो कितना उसको एक्सटेंशन देते, बट मिनिमम 2 years तो कंफर्म है। मैं पूछने का मकसद ये है कि उस टाइम पे आपने कैसे सर्वाइव किया? अगर आप स्टूडेंट थे तो क्या किया, अगर प्रोफेशनल मैं थे तो टेम्परेरी सैलरी आ रेजिडेंट रही था उस टाइम पे, और मेरी उस टाइम पे एज ए टोल्ड यू मैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ही था। मतलब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद भी मतलब जब तक मुझे प्रोफेशनल जॉब नहीं मिली तो आई वाज वर्किंग देयर, सो आई वाज लाइक प्रीटी मच वर्किंग देयर एज अ फुल टाइम, सो दे वर पेइंग मी गुड। और सेकंड थिंग, उनके गवर्नमेंट ने ये क्या था, इंसेंटिव दिया था कि इफ़ यू आर लूजिंग योर जॉब बिकॉज ऑफ द कोविड यू विल गेट कंपनसेटेड फॉर दैट, ओके फाइन। बट दैट वाज फॉर द रेजिडेंट्स। आप रेजिडेंट तो नहीं थे? मैं रेजिडेंट नहीं था, मैं टेम्परेरी रेजिडेंट। आई कुड हैव taken that, but obviously that would have been illegal because their check wasn't that good at that time. क्योंकि जल्दी जल्दी से दे रहे थे सब। Yeah, they were just giving off, but morally it was a financial corruption, so I did opt for that. और सिक्योरिटी की जॉब्स इम्पैक्ट नहीं हुई होंगी कोविड से? सिक्योरिटी की स्पेसिफिकली बूम पे गई थी, Right. बिकॉज हुआ ये था क्वारंटीन स्टार्ट हो गए थे। हाँ। मैंने क्वारंटीन शिफ्ट तो नहीं की थी, आई वाज विद माय कंपनी, मतलब जो मेरा था रोल था मैं उसी में ही था। आई वाज अ सुपरवाइजर देयर, सो आई वाज जस्ट डूइंग माय रेगुलर शिफ्ट्स। इट डिडंट गिव मी एनी एक्स्ट्रा मनी, और लेकिन ये हुआ था कि मेरे अगर कुछ आया नहीं तो कुछ गया भी नहीं है मेरे पास से। आपको कोविड ने इम्पैक्ट नहीं किया फाइनेंशियली? Not that much. ठीक है, fine. The only thing that impacted me, I wasn't able to travel to Pakistan. Reason being कि ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम पे कोविड के अंदर जो थे आपको जाने देते थे पाकिस्तान, लेकिन वापस नहीं आने देते थे। ठीक है। और मैं उस फेज में था कि मैंने अपनी टेम्परेरी रेजिडेंस ख़त्म होने से पहले पहले परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करनी है ताकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह सकूँ। सो फॉर 3 years I was unable, like 2 to 3 years I wasn't able to come back to Pakistan. ठीक है। सो बिफोर वी क्लोज योर चैप्टर ऑफ वी गो टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पीआर, पहले हम क्लोज करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आपने क्या मिस्टेक्स की, अगर कोई की, या आपने अपने जो क्लास फेलोज हैं उनको कोई मिस्टेक्स करके देखा हुआ, या रिसेंट ग्रेजुएट जो जा रहे हैं वो क्या ना करें, क्या माइंडफुली करें चीज़। और एक और क्वेश्चन, आपने यहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सो वॉज देयर एनी बैकग्राउंड बिहाइंड दिस, या आप अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाहते थे, या अगर कोई स्टूडेंट जा ही इमिग्रेशन के पर्पज़ से रहा है तो स्पेसिफिक एजुकेशन चूज़ करें? क्योंकि पाकिस्तान में से हम इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद MBA कर लेते हैं, मास्टर्स किसी और में कर लेते हैं। सो एनीथिंग लाइक दिस? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हारिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेन मिस्टेक मैंने देखी है लड़के वहाँ पर जाके करते हैं, वो ये करते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है $16,000 $17,000, ये उनकी पर सेमेस्टर फ़ी होती है। डिप्लोमास की फ़ीस होती है वो अराउंड होती है $8,000 $7,000 डिपेंडिंग अपॉन किस कॉलेज में वो कहे। हाँ। वो क्या करते हैं, जाते ही अपनी मास्टर्स की डिग्री को कन्वर्ट कराते हैं डिप्लोमा में, या बैचलर्स की डिग्री को डिप्लोमा में कन्वर्ट कराते हैं, और दे स्टार्ट डूइंग द डिप्लोमा। आई वोंट से कि इट्स अ बैड पाथवे। वो करते क्या है कि उस टाइम पे डिप्लोमा के अंदर होता है, लेट्स सपोज कुकरी का डिप्लोमा है, वो अपनी प्रोफेशनल उसको छोड़ के कुकरी में चले जाते हैं। ठीक है। कुकरी में वो अपना वो करते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। होता ही है कि कुकरी एक ऐसी फील्ड है कि जो वो कभी वो रखेंगे कभी नहीं रखेंगे, तो बाय द टाइम दे हैव कंप्लीटेड द एजुकेशन देयर इन डिप्लोमा इन कुकरी, उनके पास PR के लिए पाथवे ही नहीं रहता उस टाइम पे। या तो फिर एक और डिप्लोमा करते हैं, फिर एक और डिप्लोमा करते हैं, until unless they wait कि यार इसके अंदर PR हमें हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने भी देखी थी अपनी PR पे जाने से पहले, वो देखी थी कि ये उसकी स्टेट ऑक्यूपेशनल लिस्ट में डिग्री है कि नहीं है। ठीक है। अगर ये उसमें नहीं होगी तो ऑब्वियसली पाथवे है ही नहीं। अगर मैं MBA करने जा रहा हूँ वहाँ पे, या BBA करने जा रहा हूँ और उनकी लिस्ट में BBA की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वही है कि UK जाके मैंने डिग्री की और मैं वापस आऊँगा। फाइन। ठीक है, तो ये एक बड़ा सेट किस्म की बात है। आपने जब जाना है तो ये सोच के जाना है कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ और इसमें आगे PR है कि नहीं है। तो उनकी स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट भी अपडेट होती रहती है। राइट नाउ अकाउंटेंट्स उनकी काफ़ी हाई पॉइंट्स है, अबव 100 पॉइंट्स पे जाके वो ओके। करते हैं। तो एट सम स्टेजेस यू वुड से इट्स लिटिल इम्पॉसिबल टू मीट दैट क्राइटेरिया। आपके पास सब कुछ हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, आपके पास
जितने पॉइंट्स आप कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के सारे आपके पास कंप्लीट हो, फिर भी आप उसको मीट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं। और डिप्लोमा की फ़ीस कितनी होती है? डिप्लोमा मोस्टली उस ज़माने में जब हम करते थे, अगर हमारी 12,000 थी तो उनकी 5-6,000 थी। ठीक है। सो लिटरली 50%। तो डिप्लोमा करके आप पैसे बचा सकते हैं और अच्छा। डिप्लोमा के अंदर भी अगर आपने जाना है तो लाइक अगर आप सिविल किसी में जाते हो, कुछ केसेस में सक्सेस होती है, क्वाइट रेयर, ओके। कि आप किसी डिप्लोमा में जाते हो और क्योंकि उसके बाद आपके पॉइंट्स पूरे करना आपको मुश्किल हो जाता है ना। अगर डिप्लोमा की लेंथ अगर 2 ईयर्स नहीं है तो आपके पास जो 2 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स है वो कम हो जाएंगे। राइट। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आप करें। अब तो उन्होंने जो मोस्ट रिसेंट उनकी लेजिस्लेशन आई थी उसके अंदर तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया कि अगर आप मास्टर्स पे आए हो तो यू कांट कन्वर्ट योर डिग्री तो डिप्लोमा और एनीथिंग एल्स। एग्जैक्टली। अच्छा, डिग्री चेंज नहीं कर सकते या लेवल ऑफ डिग्री नहीं चेंज? लेवल ऑफ डिग्री नहीं चेंज कर मास्टर्स की मास्टर्स के अंदर आपको कोई और फील्ड चाहिए, आप उसको करो। बैचलर्स के अंदर आप आ गए हो, बैचलर्स के अंदर आप फर्स्ट करो, आप आईटी में गए हो एंड यू थिंक यार मुझे अब साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, आप सिंपली उसके अंदर अप्लाई करो, उधर चले जाओ। दैट्स नॉट अ बिग डील। अपनी यूनिवर्सिटी को नोटिफाई करना है, लेकिन अगेन अगर आप उधर जाके ये डिसीजन लेते हो तो आप अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो ज़ाया कर रहे हो। हाँ, यस, राइट। ठीक है, क्योंकि आप जाते ही तो अगर जिस तरह आप वहाँ पे लैंड करते हो और आपका जो सेमेस्टर है उसकी फ़ी आपने ऑलरेडी पे की हुई है, तो यूनिवर्सिटी आपको कहती है आफ्टर 6 months वी विल अलाउ यू टू चेंज योर कोर्स। अंडरस्टूड, ठीक है। सो अब्दुल्ला, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। पीआर के लिए आपने क्या प्रोसेस, एज अ स्टूडेंट आपने क्या पीआर के लिए प्रोसेस लिया? पीआर के लिए प्रोसेस आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले जनरल स्ट्रीम होती है जो कि होती है वीज़ा 189, सेकेंडली होती है स्टेट नॉमिनेशन 189 एंड देन देयर इज़ 491। ठीक है, अगेन स्टेट से आप ले सकते हैं। सिचुएशन इसके अंदर ये होती है कि 189 जनरल स्ट्रीम है, उसके अंदर पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन को पता है कि हमारे पास इतनी नंबर्स ऑफ सीट्स हैं, इस स्किल के अंदर हमने देनी है, वो उस हिसाब से देंगे। ठीक है। स्टेट के अंदर ये है कि हर स्टेट के पास अपना कोटा होता है उसके अंदर से। वो किस लिए कि लेट्स सपोज कि अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दे वुड नीड लाइक एट दिस स्टेज दे नीड सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन के अंदर उनको इंडक्ट करने हैं लोग। ठीक है। देयर वाज टाइम ड्यूरिंग कोविड व्हेन दे नीडेड लाइक नर्सेस और मेडिकल और डॉक्टर्स, उसके ऊपर उन्होंने वो कर दिया था। तो हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक स्टेट नॉमिनेशंस के पास होता है कोटा और एक होता है जो जनरल उनके पास ऑस्ट्रेलिया का है जो 189 होता है। 190 इज बेसिकली फॉर स्टेट्स। मैंने 190 ऑप्ट किया था बिकॉज एट दैट टाइम इंजीनियर्स दे नीडेड देम, तो मुझे था कि ये ईजिली मिलेगा। उसका तरीका क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि बेसिकली अब मैं 189 अप्लाई करूँगा तो सिंपल मेरे पॉइंट्स होंगे, मेरी एज का पॉइंट होगा, मेरी एजुकेशन का पॉइंट होगा, मेरा ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन का पॉइंट होगा, और सिंपली मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के पॉइंट्स होंगे और इस तरह करके पॉइंट्स उसमें ऐड अप होते हैं। जब आप स्टेट नॉमिनेशन पे आते हो तो समटाइम्स क्योंकि जब इंसेंटिव देना है स्टेट ने तो व्हाट दे डू दे विल गिव यू पॉइंट्स फॉर बीइंग सिंगल। अच्छा, ओके। ठीक है, आपको बैचलर के पॉइंट मिल जाएंगे क्योंकि फैमिली की बर्डन नहीं है, आप सिंगल हो। ठीक है। सेकेंडली आपको पॉइंट मिल जाएंगे रीजनल एरिया के। एट दैट टाइम बर्थ वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रीजनल एरिया कि यहाँ पे मतलब उस टाइप उनको बंदे ज़्यादा चाहिए थे, मुझे 5 पॉइंट्स उसके एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो बेसिकली आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस को ईजी कर देता है, आपके पॉइंट्स ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। तो आई ऑप्टेड 190 कोविड के दिनों के अंदर। और उससे बिल्कुल पहले अच्छा एक चीज़ वो भी समझने वाली इधर ज़रूरी है कि इमिग्रेशन के इधर पैटर्न्स चलते हैं जो कि मैंने फील किया है। अगेन इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, डोंट थिंक कि ये बिल्कुल होता ही लीगल एडवाइस नहीं है, राइट। एग्जैक्टली होता ही है कि इनके मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इनके ट्रेंड्स चलते हैं, एक टाइम के लिए खोलते हैं इमिग्रेशन, साल 2 के लिए ईजी होता है, उसके बाद ये 3 साल तक उसको आई वुड से कि डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। कर लिए नए लोग, उनको सेटल इन करते हैं, दे सी द डिमांड्स, क्या हमारे डिमांड्स के उसके अकॉर्डिंगली वो खोलते हैं इमिग्रेशन। वो कोई बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि उनके लाइक आफ्टर लाइक मैंने जो देखा 2015-16 के बाद से ऑनवर्ड कंसिस्टेंसी रही हो। 16 के अंदर 14 के अंदर सुना था हमसे पहले जो लोग थे कि बहुत ईजी हुई हुई है। देयर वर पीपल जो 16-17 में अराउंड लाइक मिनिमम पॉइंट्स होते हैं 50-60 पॉइंट्स, उनके ऊपर भी उनको इमिग्रेशन मिल गई है। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो ऑस्ट्रेलिया से गया था, लाइक उसने भी मेरी डिग्री की थी और वो ऑस्ट्रेलिया गया डायरेक्ट पीआर पे गया मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। दैट वाज द गुड टाइम्स। ठीक है, दैट वाज व्हेन बैक इन अराउंड 17 आई वुड से। ठीक है, 2017। ठीक है, फिर उसके बाद 17-18 का जो जैसे ही एंड हुआ 19 तक बहुत स्लो था प्रोसेस। ठीक है।
मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी EOIs एक्सपायर हो रही थी और उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। EOI एक्सप्लेन कर दें क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। EOI बेसिकली होता है ये कि आप उनकी स्टेट को या इमिग्रेशन को आप बताते हो कि आई एम इंटरेस्टेड टू गेट रेजिडेंस और मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, मेरे पास एजुकेशन के ये पॉइंट्स हैं और मेरे पास अपनी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी के ये पॉइंट्स हैं और आप अपने बेसिकली उनको पॉइंट्स बताते हो 70-80 जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको दे देते हो। उसके बाद उनकी डिस्क्रेशन है कब वो आपका केस ओपन करें। वो आपको कहते हैं येस वी नीड यू, फिर आपको वो कहते हैं कि आपको हम इमिग्रेशन के लिए इनवाइट भेज रहे हैं, अब आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करें। ठीक है। बेसिकली उस पॉइंट से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। EOI इज़ फ्री टू अप्लाई। आप अभी पाकिस्तान बैठ के 1000 EOIs डाल दें, देर इज़ लाइक इट्स फ्री ऑफ चार्ज। उसके अंदर बेसिकली आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का बताना है, डिग्री का बताना है और इस तरह के सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। 15 से 20 मिनट में वो एप्लीकेशन फाइल हो जाती है EOI की। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो मेन एप्लीकेशन होती है जब वो आगे से आपको इन्वाइट भेजते हैं, दैट्स द पॉइंट वेयर योर प्रोसेस एक्चुअली बिगिंस। ठीक है। और आपको टोटल टाइम कितना लगा था अपने प्रोसेस में? मैंने जब अप्लाई किया था इट वाज अराउंड 2019 आई वुड से। ठीक है। नो इट वाज 2020। ओके। इट वाज 2020 जिसके अंदर मैंने अपना इनवाइट अपनी EOI लॉन्च की थी। विद इन 7 डेज मुझे रिस्पॉन्स आ गया था अच्छा माशाल्लाह। EOI का। और उसके बाद विद इन अ मंथ, क्योंकि 1 मंथ होता है EOI का रिस्पॉन्स जब आता है उनकी तरफ से 1 मंथ होता है जो आप अच्छा मैंने क्योंकि स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू किया था 190 वीज़ा क्लास जो थी सब क्लास उसके थ्रू किया था। तो उसके अंदर सिचुएशन ये होती है कि जो ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स है ना, जो WA वर्कफोर्स है वो मेरे केस को पहले स्टडी करते हैं या 190 वालों को वो देखते हैं कि उस टाइम पे 190 की जॉब रिक्वायरमेंट्स में था कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया में जॉब है या 6 मंथ्स ऑफ जॉब एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू योर डिग्री है कि नहीं है। अब उन्होंने मेरा ख्याल वो रिमूव कर दिए क्लॉज। ओके। उस टाइम पे वो थी तो वो बेसिकली उसको असेस करते हैं कि इसके पास जॉब है, इसकी एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में ही थी और ये 2 साल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रीजनल एरिया में इसने क्या है जो पॉइंट्स ये क्लेम कर रहे हैं इसके पास वो है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो आपको इनवाइट भेजते हैं, वो आती है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वजह से। फिर जो मेरा उसके ऊपर प्रोसेसिंग टाइम था वो तकरीबन लगा मुझे 9 माह टिल द टाइम यू गेट योर PR। परमानेंट रेजिडेंस। और वो टाइम ज़्यादा क्यों था? वो प्रोसेसिंग टाइम्स अच्छा वो भी डिपेंड करता है आपके पास कितना कोटा है स्टेट के पास और क्या हिसाब चल रहा है इमिग्रेशन पे, वर्कलोड कितना है। ठीक है। मेरे से 1 माह पहले या कह लो कि 2 माह पहले जिसने अप्लाई किया था उसका ये वाला प्रोसेसिंग टाइम भी 2 माह पे था। अच्छा नाइस। ओके। सो इट चेंजेस और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। समटाइम्स ये होता है कि उनको अगर सिविल इंजीनियर्स ज़्यादा चाहिए तो उनका टाइम प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा समटाइम्स, और जिसको अगर उनको नहीं चाहिए जिस फील्ड के बंदे उनका वो ज़्यादा, फिर मैक्सिमम उन्होंने वेबसाइट पे लिखा होता है इजीली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 190 वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है वो आपको आराम से मिल जाएगा। सो टिल द टाइम यू गॉट योर PR तो सिटीजनशिप का कितना टाइम था, क्या प्रोसेस था? अच्छा उसका प्रोसेस ये होता है बेसिकली, ये समझने वाली बात है, सिंपल सी है। आपने 4 years ऑफ जो आपका होता है ना स्टे इन ऑस्ट्रेलिया वो आपने शो करना होता है। अगर आप एज एन परमानेंट रेजिडेंट गए हो तो आपको 4 साल ऑस्ट्रेलिया में स्टे करने, 4 साल में से कोई साल ऐसा ना हो कि जिसके अंदर मोर देन 3 months आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहे हो, अदरवाइज वो ये काउंट नहीं होता। फिर आपका सेकेंडली मतलब कि ये आपने टाइम फ्रेम कंप्लीट कर लिया तो आपको एलिजिबल हो सिटीजन के लिए अप्लाई करने के लिए, वो अगेन आप इमिग्रेशन पोर्टल से ही अप्लाई करते हो। सेकेंड पाथवे जो कि मेरा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे था तो मेरा जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ऑलरेडी मेट थी कि मैंने मोर देन लाइक जो उसका होता है 4 years ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया मेरा इस्टेब्लिश था। और सेकेंडली मुझे सिर्फ ये करना था उसके बाद कि जब मेरी परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट आ गई, ग्रांट डेट से लेके 1 year तक का टाइम मैंने और ऑस्ट्रेलिया में गुजारना है। तो स्टूडेंट टाइम आपका काउंट होता है? काउंट होता है, उस केस में होता है। ठीक है। सो टेक्निकली आप 2021 में यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। 2021 में नहीं, 2022 में। और उसके बाद कितना टाइम लगता है द मोमेंट यू अप्लाई? अच्छा फिर उसके बाद जो अप्लाई करने के बाद जो उसका अपना प्रोसेस है अराउंड इट टेक्स अप टू 6 to 9 months डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैंने अप्लाई किया था आफ्टर द एलिजिबिलिटी, आई अप्लाइड आफ्टर 2 to 3 months। ठीक है, वॉज नो अर्जेंसी तो मैंने वो अप्लाई किया। फिर उसके बाद इनिशियली आपको एक टेस्ट पास करना होता है। किस चीज़ का? सिटीजनशिप टेस्ट होता है बेसिकली। उसमें क्या होता है? सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दे जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ गुड यू नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया।
कल्चरल फैक्ट चेक करते थोड़ा हैं। सा चेक होता है, थोड़ी हिस्टोरिकल आपको बैकग्राउंड देते हैं। उसकी एक इजीली अवेलेबल बुकलेट होती है ऑनलाइन, वो आप पढ़ो तो सिंपल लाइक आई पास दिस टेस्ट विद इन 5 minutes आई वुड से। अच्छा ठीक Not है, more than that. कल्चरल फिट देखता हूँ, लैंग्वेज तो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाती है, सिंस वो इंग्लिश में आप टेस्ट है तो आप ज़ाहिर बात है परमानेंट रेजिडेंसी लिया तो लैंग्वेज से ही होती है ठीक है। वो सारा कुछ, तो वो सिटीजनशिप टेस्ट इजीली विल पास हो जाता है आपको। उसकी डेट मिलने में मुझे मतलब महीना शायद उसका डेट का इंतज़ार करना पड़ा था। ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन नहीं, आपको जाके ठीक है। करना पड़ता है उनके डिपार्टमेंट में। और उसके बाद वहाँ पे वो बड़ा ब्रीफली चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स को आपके। अगेन बर्थ सर्टिफिकेट इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट दे यूजुअली सी, और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड पासपोर्ट वगैरह, दैट्स इट। तो फिर उसके बाद जब आपका टेस्ट पास होता है देन दे आस्क यू टू वेट फॉर योर सेरेमनी। सेरेमनी इज़ द basically the official day when they give you the certificate of citizenship. अच्छा। That's the day when you become the citizen. और उसके अंदर basically आपने वो लेना होता है कि मैं आज से citizen और I'll abide by all the laws of the land and simply like that. कोई उसमें rocket science नहीं है। फिर जैसे आपको citizenship certificate मिलता है the very next day you can apply for your passport, और वो आपको passport। और सेरेमनी में कितना टाइम होता है टेस्ट से? That's the wait time basically, so that varies again. जिस मैंने किया था शायर के अंदर अप्लाई, तो it took more than 4 to 5 months खाली वेट टाइम में। यूजुअली 2 माह में 3 माह में आ जाता है, लेकिन मी बीइंग जब भी उनके schedule तो वो डिले आ गया। साल में आपको टेस्ट के बाद साल में तो सेरेमनी होगी, आपको मिल जाएगा। हाँ, most probably within 6 months. They say within 6 months you get it and you definitely get it. तो मेरे केस में बिल्कुल बॉर्डर पे जाके आया था, मिली थी सेरेमनी की डेट। ठीक है। और पासपोर्ट का प्रोसेसिंग टाइम? Very simple, like if you apply the urgent one you get within a week. अच्छा। 3 working days. Okay, for the urgent one. और उसके लिए आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी रिनाउंस करनी पड़ती है? नहीं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप ड्यूल नेशनलिटी होल्ड कर सकते हैं, इस तरह ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी वो अलाउ करता है कि आप ऑस्ट्रेलियन और उसके साथ कोई भी और नेशनलिटी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। एक बात है, हमारे कुछ तो ऐसे भी थे जो आपके साथ ही आगे पीछे पीआर पे गए थे। सो नाउ लुकिंग बैक, आप क्या कहते हैं, वाज इट बेटर टू गो एज स्टूडेंट या पीआर के पाथ पे जाते हैं एज ऑफ दैट टाइम, तो वो बेहतर था? पीआर का पाथ, पीआर का विदाउट अ डाउट। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, Student life बिकॉज के आप एक बहुत बड़ा एक चंक उसके अंदर से निकालना पड़ रहा है आपको। अच्छा, अगेन इसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो बच्चा बैचलर पे जाना चाह रहा है, ठीक है, अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में रहने की, ऑब्वियसली वो फिर बैचलर्स करके ही जाए, बैचलर्स करने ही जाए ऑस्ट्रेलिया, फिर अगर मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि वो पाकिस्तान से बैचलर्स करे। उसकी एक रीज़न ये है कि आपका वहाँ पे 3 to 4 years का बैचलर्स है, तो बैचलर्स की फ़ी आप इमेजिन करो कि वो जो फाइनेंशियल क्रंच आप 2 साल के लिए देख रहे हो वो आपको 4 साल देखना पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद फिर आप वहाँ पे दोबारा अप्लाई करोगे सिटीजनशिप और सारा कुछ, आपको उससे तो गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ से बैचलर्स करके वहाँ पे मास्टर्स करने जाओ। आई वुड रिकमेंड, मेरी राय ये है, यू कैन डिफर टू दैट। उसकी एक वजह ये भी होती है कि आप पीआर अप्लाई ही नहीं कर सकते बिफोर द एज ऑफ 24-25। अच्छा हाँ, तो जब आप वो कर ही नहीं सकते तो क्या ज़रूरत है पहले जाके इतना वो सारा कुछ कार्य बर्दाश्त। अगर आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान में, आप बैचलर्स कर सकते हो इजीली, बेहतर है ये करो। अगर कोई इस तरह की आपके ऊपर मजबूरी नहीं है कि आपने अभी ही जाना है, ठीक है, तो नंबर 1। नंबर 2, जो मास्टर्स करने भी जा रहा है तो अपने पॉइंट्स एक दफ़ा चेक कर ले। देयर आर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड में आती हैं। वाशिंगटन अकॉर्ड इज़ एन अकॉर्ड कि जिसके अंदर आपको जब अपनी डिग्री बेसिकली रिकग्नाइज करानी होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका क्या प्रोसेस होता है बेसिकली। आप आई जस्ट एक्सप्लेन यू फ्रॉम द इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी डिग्री रिकग्नाइज कराते हैं। डिग्री रिकग्निशन के लिए सिंपली आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी डिग्री उनको देनी होती है, और मिनिमम 6.5 और 6 आपका होना चाहिए आइल्स या पीटी के अंदर स्कोर। इक्विवेलेंट होता है, पीटी के अंदर पॉइंट्स होते नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट टू दैट जो आइल्स का आपके पास 6 ईच होना चाहिए। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्रीज जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड के अंदर रिकग्नाइज्ड है। उसके लिए जिनकी नहीं है उनके लिए फिर उनको स्पेशली एक CDR लिखनी पड़ती है। CDR बेसिकली उसके अंदर आपको डिफरेंट कैरियर एपिसोड्स लिखनी पड़ती हैं कि आपने डिग्री में क्या किया और वो एक्सप्लेन करना। वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मैं क्योंकि उस पाथवे से गया नहीं, सो आई डू नॉट नो द नीटी-ग्रीटीज ऑफ दैट। अच्छा, आपने बेसिकली किया क्या, इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से अपनी डिग्री रिकग्नाइज कराई, आपको उस डिग्री के पॉइंट्स मिल जाएंगे। बिफोर दैट आपको उस डिग्री के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान से आपने की हुई है, अगर आपने बैचलर्स पाकिस्तान से किया हुआ है।
इवन के फॉर जो मास्टर्स डिग्री भी आप रिकग्नाइज इसी तरह ही कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ वाशिंगटन अकॉर्ड से रिकग्नाइज्ड है। उसकी आप सिंपली इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया को एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन है, कोई एजेंट किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट को विजिट करें, उसके सिंपल आपको पाथवे पता चल जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी अगर वाशिंगटन अकॉर्ड में है, ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सिंपली पासपोर्ट, अपनी डिग्रीज, अपनी डिग्री और अपनी ट्रांसक्रिप्ट, ये मिनिमम, और अपना आइल्स का स्कोर जो आपका या पीटी का स्कोर है वो अपलोड करना है, दैट्स इट। और वो आपकी डिग्री को असेस करेंगे, फिर वो आपको उसके अगेंस्ट एक कोड अवार्ड करेंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली डिफाइन करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के किस बेसिकली शोबे के अंदर जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर भी डिफरेंट होते हैं, सिविल के अंदर भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है। इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट पर्सन हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड और कोई डिग्री हो सकती है, मतलब कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर का इंजीनियर हो सकता है। तो डिफरेंट ये कैटेगरीज हैं, ये वो डिफाइन करते हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट को देख के। ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती है कि कौन कौन से आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, तो वो ये चीज़ डिफाइन करते हैं। तो वो कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर आपको फिर आगे जब आपने परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई करनी है, तो आपने फिर वही कोड उनको देना है कि ये मेरा एग्जैक्टो कोड है और ये उसके ऊपर मैं फिर अब ये मेरे पास रेलेवेंट जॉब या रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। और पीआर की आई थिंक रिलेटिवली कॉस्ट भी कम पड़ती है स्टूडेंट के हिसाब से, तो लिविंग नहीं, रफली जाने की लैंड कॉस्ट। एग्जैक्टली, बिकॉज आप जब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो तो आपने अपनी सारी फीस पे करनी है। आप सोचो कि आपने 4 सेमेस्टर्स या इफ़ यू आर गोइंग इन अ बैचलर्स प्रोग्राम तो 6 से 8 सेमेस्टर की आपने फ़ी पे करनी है, तो वो आपकी सारी कॉस्ट कट होती है। आई वुड से कि अगर मैं आज मतलब बैक इन 2016 इफ़ आई वुड हैव बीन दैट अवेयर, आई वुड हैव ऑप्टेड आउट फॉर द डायरेक्ट इमिग्रेशन प्रोसेस। आई वुड नेवर हैव गॉन विद द स्टूडेंट वन। और सेम थिंग मैं अभी भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका अगर पर्पज़ इमिग्रेशन लेना है तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। दैट कैन टेक अप टू 1 or 2 years, बट इट सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ हैसल इन बिटवीन। आप एग्जैक्टली लैंड करते हो ऑस्ट्रेलिया में, आप एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ लैंड करते हो। यू नो कि आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ से जाने वाले तो नहीं हो। बीइंग अ स्टूडेंट आपके ऊपर पहले नंबर पे तो ये होता है कि आपने डिग्री कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद जब टेम्परेरी रेजिडेंस जिस दिन भी आपको वीज़ा ग्रांट होता है ना, इट्स लाइक द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग। आपको पता है कि मेरे पास 2 साल हैं, 2 साल के अंदर मुझे किसी भी तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है। और इमिग्रेशन लॉज दे चेंज ओवरनाइट। आज एक फील्ड को उन्होंने रखा हुआ है, कल उसको निकालने में वो बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी इकॉनमी देखनी है, उन्होंने अपने सिचुएशन देखनी है कंट्री की। वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। और दैट्स द फेयर पॉइंट। और हर कंट्री को ही इस तरह होता है और हर कंट्री इस तरह करती है, तो नथिंग अगेंस्ट देम। हर कंट्री को इसी तरह ही सोच के चलना पड़ता है। परफेक्ट। सो अगर मैं इस डिस्कशन को समराइज़ करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्टूडेंट वीज़ा या स्टूडेंट पे जाने के लिए ऑप्ट तब करें अगर आपकी फैमिली सिचुएशन और फाइनेंशियल सिचुएशन पाकिस्तान में ये चीज़ अलाउ करती है। क्योंकि हाइपोथेटिकली आप कह तो सकते हैं कि यार आई विल गो देयर, आई विल मेक सम मनी, बट प्रॉब्ली दैट माइट नॉट बी 100% ट्रू, राइट? वेरी ट्रू। ठीक है, जब वहाँ जाएँ तो माइंडफुली ये सोच के जाएँ कि यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग। वो जो चिल सीन हमारे पाकिस्तान में वो वहाँ नहीं हो सकता अनलेस आप वो उतनी एफर्ट्स कर रहे हैं। दैट्स ओनली सिचुएशन जब आप सर्वाइव कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस मीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करिए फिर तो मसले नहीं, फिर तो आप सेम लाइफस्टाइल वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं इफ़ यू कैन। सो बट इट्स बेटर कि आप पीआर पे जाएं रादर देन कि आप स्टूडेंट वीज़ास पे जाएं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ास की रिलेटिवली स्ट्रगल ज़्यादा है, पीआर की रिलेटिवली स्ट्रगल कम है। सो आई थिंक दिस कंक्लूड्स अब्दुल्ला माई डिस्कशन। Anything that we would like to add? So thank you so much Abdullah for your time. You will. Really nice meeting you again. So इंशाल्लाह आपका फिर भी कभी टाइम लेते हैं कि बैठते हैं इंशाल्लाह। Thank you. Thank you very much. Thank you.